हेलो। मेरा नाम है करण मौर्य और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं लगभग 15 दिन से यूट्यूब पे एक चैनल चला रहा हूँ जिसमें मैं पावर सिस्टम को वन शॉट के थ्रू चार्ट एंड टेबल के थ्रू क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। मेरी वीडियो पर रेस्पॉन्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो बस यही है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब और वो सॉरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा। चलिए, देखिए कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो आपको लगभग स्ट्रिंग इफिशिएंसी लगभग समझा दिया था। अच्छा, उसमें एक टॉपिक रह गया था, वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। जो रह गया था मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग इफिशिएंसी। तो कह रहा है ऐसे मेथड्स बताइए जिससे आप स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सको। इम्प्रूव मतलब सही कर सको, थोड़ा सा बेहतरीन कर सको। समझ रहे हो आप बात को? तो क्या क्या मेथड्स है वो मैं जिक्र कर लेता हूँ जिससे टॉपिक खत्म हो, आगे फिर हम सेग पे चलेंगे। सेग क्या होता है ना, तो हेडिंग लगाना मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग 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 स्ट्रिंग इफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या है? ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आप स्ट्रिंग इफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो। अच्छा, एक बात याद रखिए, इसमें पहला मेथड का नाम बताता हूँ, लिख देता हूँ, फिर आपको मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग द क्रॉस आर्म लेंथ क्रॉस आर्म लेंथ। अच्छा, इसका मतलब समझिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको आप सी एम कह लीजिए ना, बताता हूँ क्यों। तो अब बात समझिएगा, कह रहा है कि अगर आपको स्ट्रिंग इफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, आप चाहते हो कि आपका अगर लाइन 132 केबी का है तो आपका कम से कम इंसुलेटर जो हो 132 केबी तो सपोर्ट करे। मतलब इतनी केबी आने पर ऐसा ना हो कि वो ब्रेक डाउन हो जाए, समझ रहे, पंक्चर हो जाए या फ्लैश ओवर हो जाए, ऐसा ना हो। तो वो कह रहा है कि आपको स्ट्रिंग इफिशिएंसी मजबूत रखनी होगी। जैसे मान लीजिए आपने अगर 132 केबी के लिए डिजाइन किया है तो 132 केबी तक तो कम से कम आए, या उससे ज्यादा तो आना ही चाहिए, लेकिन कम से कम 132 केबी है। तो ऐसी एफिशिएंसी को मेंटेन करना है तो वो कह रहा है इंक्रीज द क्रॉस आर्म लेंथ। कह रहा है कि आप चाहते हो कि 132 केवी से भी ऊपर सपोर्ट कर जाए, तो वो कह रहा है आप एक मेथड अपनाइए, ऐसा कर सकते हो। क्या करके? इंक्रीजिंग द क्रॉस आर्म लेंथ। व्हाट इज क्रॉस आर्म? होता क्या, पहले तो ये समझिए क्रॉस आर्म लेंथ होता क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये टावर है, तो आप इसे कहते हैं क्रॉस आर्म लेंथ। और आपने देखा हो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई इंसुलेटर हो और ये लाइन जा रही है, तो बस समझ लो ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो ये टावर की इस वाली लेंथ को ना आप क्रॉस आर्म लेंथ कहते हो। क्या कहते हो आप इसे? क्रॉस आर्म लेंथ। तो फिर आप इसको इंक्रीज कर दो, आप इसे बढ़ाकर थोड़ा इतना कर लो। अगर वो एक बात बताइए, अगर आपने ऐसा किया तो आपको नहीं लगता कि आपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रखा है, पूरा स्ट्रक्चर जो बिछा रखा है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो सबरा चेंज करना होगा, सारा का सारा चेंज करना होगा, जिससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ऐसा करना असंभव है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि लाइन एक बार बिछ चुकी है, यानी कि टावर एक बार खड़ा हो चुका है, तो कुछ नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हो ना आप? इस बात पर ध्यान रखिए। अगर आपने ट्रांसमिशन टावर जो पोल ट्रांसमिशन माउंटेड अगर ट्रांसमिशन टावर जो माउंटेड कर दिया है, तो वो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो आप इतना, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो ये मेथड तो वैसे ही फेल है। अच्छा, ऐसा करने से होता है क्या है? ऐसा करने से ये होता है कि आपकी जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, जो मैंने आपको बताया था कल, जो टावर और इंसुलेटर के बीच में बनती है, सीएम, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि जब भी हम क्रॉस आर्म लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो म्यूचुअल कैपेसिटेंस क्या होता है, या फिर ग्राउंड कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कम होता है। क्या होता है? कम, यानी कि रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस। इस बात को समझना आप, है ना, रिड्यूस होता है। ये बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बाय यूजिंग गार्ड रिंग्स। क्या यूज कीजिए आप? गार्ड रिंग्स लगाइए। अच्छा, इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है। अगर मान लीजिए जैसे इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के लास्ट वाले इंसुलेटर के ऐसे चारों तरफ ना ऐसी एक सी शेप की क्या लगा दी जाती है, रिंग्स लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? रिंग्स, मेटेलिक रिंग्स। तो इस रिंग्स को हम क्या कहते हैं पता है? गार्ड रिंग कहते हैं। ये करती क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि वाई यूजिंग गार्ड रिंग्स। तो आप क्या कर सकते हो? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन वो ऐसा होता क्यों कि ये रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस्ड द अर्थ कैपेसिटेंस। क्या रिड्यूस करता है? ये अर्थ कैपेसिटेंस को रिड्यूस करता है। कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये बात समझ में आ रही होगी, मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ ना, समझ पा रहे हो? तो ये वाली बात पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपको जिक्र कर दी। चलिए, एक होता है इंसुलेटिंग ग्रेडिंग। क्या था? एक होता है इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग ग्रेडिंग। अच्छा, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्यों? देखो बताता हूँ। कह रहा है कि इंसुलेटिंग ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जो कंडक्टर सबसे, जो आपका इंसुलेटर है जो सबसे नजदीक में है ना, जो सबसे नजदीक में है, किसके? कंडक्टर के सबसे नजदीक में, ट्रांसमिशन लाइन के सबसे नजदीक में, उसकी आप जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रखना। इंसुलेटिंग ग्रेडिंग उसकी ज्यादा रखो, क्यों? क्योंकि ये भाई सबसे ज्यादा वोल्टेज का सामना करेगा। अच्छा, इसके ऊपर जो यूनिट लगी हुई है वो थोड़ा सा कम रेटिंग का कर दो, थोड़ा सा कम इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ हो तो चल जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर आप जाओ, लाइन के ऊपर जाते जाओ, तो वैसे वैसे आप अपनी इंसुलेटिंग ग्रेडिंग को गिराते हुए जाओ। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो लगेगा ना वो लास्ट यूनिट पर लगता है, इंसुलेटर की लास्ट यूनिट पे। बस समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मान लीजिए ये अगर ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो सबसे लास्ट छोर पे जो लगेगा ना इंसुलेटर पे, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है। तो कोशिश हम ये करते हैं उसकी जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ हो वो ज्यादा हो। तो इसको कहते हैं इंसुलेटिंग ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब पहले सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट इंसुलेशन है उसे प्रोवाइड करो लाइन में, उसके बाद फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब इंसुलेशन बना दीजिए। समझ रहे हो? तो इंसुलेटिंग ग्रेडिंग का मतलब समझ में आया? तो पहले सबसे ज्यादा हाई इंसुलेशन स्ट्रेंथ वाला आप इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर यूज करोगे, उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उसके कम, तो ये ग्रेडिंग करोगे आप। समझ पा रहे हो? इसे कहते हैं ग्रेडिंग करना। समझ में आई होगी आपकी ये बात, समझ रहे हो? तो जैसे आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपकी लास्ट यूनिट की जो ग्रेडिंग है वो C3 है, तो वो ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम C2 की होनी चाहिए, और उससे कम C1 की होनी चाहिए। समझ रहे हो? इसे कहते हैं इंसुलेटिंग ग्रेडिंग। मुझे लगता है यहाँ तक आपके पूरे समझ में आया होगा। मुझे लगता है इसके अलावा कुछ भी आपसे आप पूछेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट पूछेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये पॉइंट यहीं खत्म हो जाता है टॉपिक आपका। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेने हैं तो। उठाता हूँ। ठीक है, कवर तो हो रहा है ना, वीडियो मेरे को चेक कर ले। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब सेग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेग? अब सेग क्या है, ये तो आपको नया टर्म देखने को मिला। व्हाट इज सेग? मेरी वीडियो में नया टर्म है सेग, वैसे तो बहुत पुराना है। व्हाट इज सेग? सेग है क्या? जरा मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आया। द डिफरेंस द डिफरेंस इन लेवल between between the points of line support and the lowest point on the conductor is known as sag। क्या कहलाता है? sag। अच्छा, ये आपके समझ में नहीं आएगी, लिख तो दिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। कह रहा था डिफरेंस इन लेवल, कह रहा है कि जो लेवल में डिफरेंस है वही आपका सेग कहलाएगा। अब कैसे वो समझना? जैसे मान लीजिए कि ये कोई दो पोल है, ठीक है, समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई दो पोल है, ट्रांसमिशन टावर मान लीजिए, तो ट्रांसमिशन लाइन एक टावर से दूसरे टावर तक तो जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। और ये भी पता है कि ये लाइन डायरेक्ट भी जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी। तो ये एक लाइन सपोर्ट पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। भाई लाइन को कौन सपोर्ट कर रहा है? एक ए पॉइंट कर रहा है, एक बी पॉइंट कर रहा है। तो लाइन सपोर्ट पॉइंट समझे क्या हो गया? ए और बी हो गया। बहुत बढ़िया, आ गया जी। फिर डिफरेंस इन लेवल। अब बात समझना, एक पॉइंट यूज करा, लोवेस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। इस वाले वर्ड को पकड़ो, लोवेस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। मतलब ये है इस कंडक्टर का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे पीक ये रहा, फिर इससे नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसका सबसे नीचे पॉइंट ये होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहां से डिफरेंस, जैसे मान लीजिए ए तो ये हो गया, लास्ट लोवेस्ट पॉइंट ये हो गया, ये समझ रहे हो? ये तो गया। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो क्या कहलाता है? सेग कहलाता है। क्या कहलाता है वो? सेग। ये है। अब समझिए इस वाली थ्योरी को आप क्या समझना चाहते हो। जैसे मान लीजिए सी पॉइंट मान लो, तो देखो कह रहा है डिफरेंस इन लेवल, तो ए और सी ये दो लेवल हो गए। तो कह रहा है डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ लाइन सपोर्ट, तो एक तो लाइन ऑफ सपोर्ट हो गया और एक हो गया लोवेस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर, जो कंडक्टर में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। तो कह रहा है इन दोनों के डिफरेंस, लेवल का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? सेग कहलाता है। ये है एक्चुअल डेफिनेशन, ये है सेग की। समझ में आया होगा, मैं यहाँ तक समझता हूँ। अच्छा,
अच्छा, ए से लेके बी जो डायरेक्ट जो लाइन जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन डायरेक्ट बिछाई जाती है, तो इसको कहते हैं हम स्पैन। क्या कहते हैं इसको? स्पैन कहते हैं। ये बात समझना, स्पैन को आप स्मॉल एल से डिनोट करते हो, ठीक है, स्पैन को। अच्छा, ये सेग है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी कहानी। इसको आप डेल से भी डिनोट करते हो। अच्छा, मैं लिख देता हूँ, स्पैन को आप किससे डिनोट करते हो? एल से, और सेग को किससे डिनोट करते हो? डेल्टा, ठीक है, डेल से डिनोट करते हो। बहुत बढ़िया। अब ये तो बात समझ में आ गई ना, सेग समझ में आ गई। अच्छा, ये शेप जो है ना, जैसे मान लीजिए ये वाली शेप और ये टोटल मिला के शेप क्या बनती है? कैटेनरी इन शेप। क्या वर्ड है इसका नाम? क्वेश्चन पूछता है कि सैग जो शेप क्रिएट करता है, क्वेश्चन पूछता है कि सैग जो शेप क्रिएट करता है, क्या करता है? क्रिएट करता है। क्रिएट क्या शेप, तो उसको क्या कहते हैं? कैटेनरी कहते हैं। कैटे कैटेनरी कैटेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा इसलिए आपको बता दिया कि सैग से बनने वाली जो शेप है वो क्या कहलाती है? कैटेनरी कहलाती है। ये याद रखना, क्वेश्चन बनाए जेई में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लग रहा कोई भी दिक्कत होगी। अच्छा, इसके फॉर्मूले पर जिक्र कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसका ना। फॉर्मूला है सेग इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8t, है ना। अच्छा, डब्ल्यू एल का स्क्वायर अपॉन 8t। अच्छा, डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू यहाँ वेट है। क्या है बाबू? वेट। तो किस में होता है? किलोग्राम पर मीटर में। एल यहाँ क्या है, तो मैंने ऊपर बता दिया क्या है इस पे। ये किस में होता है? मीटर में। टेंशन क्या है? तो टी फॉर क्या है? टेंशन है। ये किस में होता है? किलोग्राम में। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना। मैंने सारी यूनिट लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेट किस में? किलोग्राम पर मीटर में। स्पेन किस में? मीटर में। और टेंशन किस में? किलोग्राम में। किस में? केजी में। ठीक है, याद रखना। ये भी किलोग्राम में। टेंशन क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं आगे बढ़ूँ। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि इससे बहुत सारे बथेरे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। जेई के एग्जाम में पावर सिस्टम से अगर क्वेश्चन आ रहा है, कंफर्म अगर से से क्वेश्चन है तो यहीं से बनेगा। न्यूमेरिकल बनेगा, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, ये फॉर्मूला बेस्ड बन सकता है, या क्वेश्चन हो सकता है कि यूनिट पूछ ले कि जरा बताइए वेट की यूनिट क्या होती है, तो आपको याद होना चाहिए किलोग्राम पर मीटर। आपको टेंशन की यूनिट पता होना चाहिए किसमें? किलोग्राम में। हालांकि मीटर में तो सबको याद रहती है स्पेन की। ये बात समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए, यहाँ तक हो गया। मैं आगे आता हूँ यार, थोड़ा सा पॉइंट है इसका, इसके बाद ये भी पॉइंट लगभग खत्म से ही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कितने मिनट का? अभी तो टाइम है, तो हो सकता है, देखो कैसे। अगर मान लीजिए कि अभी तो सपोर्ट ठीक था, व्हेन सपोर्ट्स, इस वाली बात को समझना, व्हेन सपोर्ट्स आर एट अनइक्वल लेवल। अब बात समझना, कह रहा है कि जब भी सपोर्ट्स क्या हो, अनइक्वल लेवल पे हो। जैसे मान लीजिए हिल सेक्शन हो, हिल सेक्शन का मतलब समझते हो कि पहाड़ी सेक्शन हो। मान लीजिए एक पोल यहाँ पर और एक पोल यहाँ पर है आपका, तो ऐसा हो सकता है ना। तो अब लाइन को तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो लाइन तो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, जाएगी कि नहीं जाएगी? लेकिन लेवल अब अलग अलग हो गया, ये समझो। ये वाला लेवल अलग है और ये लेवल अलग है, क्योंकि हिली सेक्शन है, पहाड़ वाला सेक्शन है, एक ऊपर टावर एक नीचे। तो उसने कहा कि काम करिए, इस वाले पॉइंट को आप ए मानिए और इस वाले पॉइंट को बी मानिए। अब इसको आप लोवेस्ट पॉइंट मान लीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को आप x1 मान लो, और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को आप x2 मान लो। क्या मान लो? x2। टोटल डिस्टेंस को आप l मान लो। क्लियर है? क्या समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? इस बात को ध्यान से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा, तो मैंने तो कहा था कि पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेवल क्या कहलाता है? सेक। तो इसका और इसके बीच का डिफरेंस क्या बनाएगा? सेक 2 कहलाएगा। इसे सेक 2 से S2 से डिनोट कर लो, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, इन दोनों के पॉइंट का डिफरेंस क्या कहलाएगा? अगर आप इन दोनों के पॉइंट का डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? S1 कहलाएगा, सेक 1। ये सेक 2 कहलाएगा, ये डिफरेंस जो है, ठीक है। तो समझो, और हाइट भी होगी। तो एक काम करिए, तो आप हाइट मान लीजिए थोड़ा सा इस तरफ, ये थोड़ा सा ना ऊंचाई की तरफ होगा, इसे हाइट मान लीजिए आप। इस वाले पॉइंट की हाइट हाइट मान लीजिए, ठीक है। तो अब है क्या, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए जब भी आपका क्वेश्चन पूछे कि जब भी आपका मान लीजिए आपके जो पोल्स हैं, जो सपोर्ट्स हैं, वो अनइक्वल लेवल पर है। कहाँ पर? अनइक्वल लेवल पर, एक ऊपर एक नीचे रहे, तो सेग बताइए क्या क्या बनेगा। तो पहला सेग अगर बनना होगा, ये वाला सेग बनाना हो, तो सेग 1 क्या बनेगा?
फॉर्मूला बनता है W(x1) यानी जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर x1/2t यानी कि टेंशन, और sec2 जो बनता है वो फॉर्मूला बनता है W(x2) का स्क्वायर अपॉन 2t। ये वाला डिस्टेंस यूज करता है और ये वाला डिस्टेंस x1। ये बात याद रखेगा, ये फॉर्मूला यूज होता है डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन बनेगा अप लेवल का क्वेश्चन बनाना है, बढ़िया लेवल का, तो इससे ही बनाएगा निकोल से। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी हाइट बताइए कितनी हाइट पर है जो सेकंड टावर है। अगर कभी भी जिक्र करें किसकी हाइट की, तो फॉर्मूला बनता है h बराबर क्या, फॉर्मूला बनता है h बराबर क्या, ये बनता है WL/2t ब्रैकेट में x2 माइनस x1। ये बस समझ में। W यहाँ पर क्या कि भाई ये वेट, L क्या है स्पेन, भाई वेट तो टोटल है, L क्या है स्पेन, T फॉर टेंशन ये क्वेश्चन में दिया हुआ, x2 माइनस x1, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा ये। तो ऐसे करके आप हाइट भी बता सकते हो। क्वेश्चन पूछ सकता है कि टावर की हाइट बताइए क्या है, टावर की हाइट आप बता सकते हो किस फॉर्म में से, इस वाले से। अगर अलग अलग सेग पूछे कि सेग 1 बताइए अप के लिए, वो डाउन के लिए, और सेग 2 बताइए किसके लिए, अप के लिए, तो ये फॉर्मूले यूज करने हैं दोनों। x1 ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, x2 जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, h जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले पॉइंट की डिफरेंस है, जहां पर आपकी धरती से टच है कौन, पोल, ये h है। आज के लिए इतना ही, वीडियो बनना और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि कल थोड़ा सा इसके बारे में और है, जिसकी मैं टाइप्स के बारे में बता दूंगा कि अगर मान लो कंडक्टर पे कभी आइस जमा हो जाए, कभी विंड का इफेक्ट हो, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, किसमें, सैग में चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो बताऊंगा। लेकिन ये याद रखना कि मैं भी जो करा रहा हूँ वो कंटेंट जो है वो बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट है। अगर आपने हल्की सी भी मिस्टेक की तो ये मान लीजिए कि आपका नंबर गया हाथ से, ये बात समझ रहे हो आप। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, और जो भी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आपने बना लो, क्योंकि ये चार्ट एंड टेबल के थ्रू आ रहा है, ये सिर्फ वही कंटेंट है जो एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।